कहती है अंकल संस्कार कितनी देर में हो जाएगा? मैंने कहा बेटा 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। कहती है अंकल जल्दी करा दो प्लीज़। मैंने कहा अच्छा आप घर जाइए, बॉडी लाइए। कहती नहीं मैं लाश तो पापा की गाड़ी में लाई हूँ। और जब उसने बताया मुझे कि मैं गाड़ी में क्यों लाई हूँ, तो मैं नहीं, मेरा सारा स्टाफ, मेरे वॉरियर, सबके दिल जो थे ना रुआसे हो गए। वो कहती रात में 1 बजे से अपने पापा को कार में लेके घूम रही हूँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। कोई हॉस्पिटल मैंने प्राइवेट नहीं छोड़ा, सरकारी नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे पापा को दाखिल नहीं किया, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी। और सुबह 5 और 6 बजे के बीच में जब मेरे पापा मर गए कार में पिछली सीट पे, और अब मैं 6 बजे से शमशान घाट ढूंढ रही हूँ, 4 घंटे हो गए हैं। जहां भी जाती हूँ कोई कहता 10 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। ये कैसे भूल सकते हैं हादसे को? इस चीज को मैं कैसे दिल से निकाल सकता हूँ? मैं तो अपनी पुश्तों को सुनाऊंगा कि दिल्ली के अंदर इस 9 दिन में इंसान नहीं मरे, इंसानियत मरी। हॉस्पिटल जाओ तो ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, बेड है तो वेंटिलेटर नहीं, 2000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए का, 1000 वाली एम्बुलेंस 30,000 रुपये में। मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसलिए मैं वो जिंदगी के 9 दिन काले अक्षरों में लिखने को तैयार हूँ अपने दिल के अंदर, और दुनिया को बताऊंगा कि जो दिल्ली के अंदर हुआ है जलालत का नंगा नाच, वो परमात्मा कभी ना दिखाए। गुरबाणी में एक लफज है, जिस तन लागे सोई जाने, और क्या जाने पीर पराई। ऐसा भी कभी सुना था कि लोग पथराई आंखों से देख रहे हैं कि हे परमात्मा कोई तो मदद का आसरा आ जाए, कोई तो चमत्कार हो कि हमारे पिता को, हमारे बच्चे को सांस मिल जाए। सांस नहीं मिली। फिर उन्होंने उम्मीद लगाई कोई हॉस्पिटल मिल जाए, नहीं मिला। फिर उम्मीद जताई कि शायद कोई ऐसी एम्बुलेंस मिल जाए जो उनको लेके चली जाए कहीं, वो भी नहीं मिला। सब दरवाजे बंद, किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया, ना ब्यूरोक्रेट्स ने, ना मदद करने वालों ने, ना वोट मांगने वालों ने। और आखिर क्या हुआ? ऑलरेडी घरों के अंदर 4-4 5-5 लोग बीमार थे। हर कोई अपनी जान बचा रहा था, कोई पड़ोसी सामने नहीं आ रहा था, कोई दोस्त सामने नहीं आ रहा था, कोई बहन भाई सामने नहीं आ रहा था। और उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत बड़ा खतरनाक हुआ। उसका अंत बहुत खतरनाक। एक माँ अपने जवान बच्चे को लेके DRDO हॉस्पिटल से मेरे पास आती है। किसी ने कह दिया कि जल्दी भी हो जाएगा और शंटी जी ढंग से करा देंगे, और सीमापुरी लेके आ गई। बस अकेली माँ अपने 32-33 साल के पुत्र की लाश को। पति उनके उसी हॉस्पिटल में सीरियस थे, ICU में। बहुत घबराई हुई, होपलेस, पढ़ी लिखी महिला। मैंने कहा बहन जी अब आप बैठ जाओ, मेरा काम है, आपने कुछ नहीं करना, आप बस बेंच पे बैठ जाओ। तो कहने लगे मैं इस टैक्सी वाले को, सॉरी एम्बुलेंस वाले को पैसे तो दे दूं। जब वो पैसे गिनने लगी तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, कितने पैसे गिन रहे हैं? कहने लगे जी 30,000 रुपये में मैं पालम से यहाँ आई हूँ, और धोला कुआं से सीमापुरी जो मात्र 25-30 किलोमीटर होगा, 30,000 रुपया दे के वो यहाँ पे लेके आई। जवान बेटे की लाश गाड़ी में पड़ी है, पति हॉस्पिटल में है,
लाइन में लगे हुए हैं, हर घर घर में हो रहा है। ये तो एक दिल्ली के अंदर समझ लीजिए कहर आ गया। तो कहने लगी बेटा मैं तेरे को क्या बताऊं, मैं 1 महीने में 2 बार विधवा हुई हूं। मैं हैरान हो गया कि 2 बार विधवा कैसे। कहती बेटा 20 दिन पहले मेरा जवान पति मर गया था, बहुत कम उम्र थी उनकी। तो मुझे एक आशा लगा कि मेरा बेटा जवान है, वो बेटा भी रहेगा और पति के रूप में मुझे पालेगा भी। लेकिन आज मेरा वो बेटा भी चला गया और दोबारा विधवा हो गई। कैसे भूल सकते हैं उन बातों को, कैसे माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाहियां की हैं, तैयारी नहीं की, सहायता नहीं की, फोन नहीं उठाए, लोगों के हाथ खड़े कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। उनको कभी लोग माफ नहीं करेंगे, परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। मैं दावे से कहता हूं इस बात को। बहुत खतरनाक मंजर था वो, और मैं तो दिल में सोच के बैठा हुआ था कि निश्चित है मरना है। घरों से आ रहे हैं लोग मर मर के, तो क्यों ना मैं काम करके मरूं। अगर मेरी मौत लिखी है तो क्यों ना मैं काम करके मरूं, सेवा करके मरूं। और परमात्मा ने पता नहीं मुझे कितनी शक्ति दी, मैं बता नहीं सकता, मेरे अंदर नहीं थी। मैं डेप्टी को हूं, मैं 1 बाल्टी पानी की नहीं उठा सकता हूं। मैं 80-80 किलो लकड़ी शमशान घाट में कंधे पे रख के, और 25-25 संस्कार मैंने 2-2 घंटे में कराए हैं। खुद चिता बना लेता था मैं, क्योंकि पंडितों के पास टाइम नहीं था। लोग बेचारे बहुत होपलेस थे। तो मैं कहता था आओ चलो मैं कराता हूँ संस्कार। अगर मेरे खड़े होने से, मेरे जाने से, मेरे मेहनत करने से किसी के परिवार में संतुष्टि आती है तो और क्या चाहिए उनको। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो बंदा 1 बाल्टी नहीं उठा सकता, वो लकड़ियां उठा रहा 80-80 किलो। बुरा हाल मेरे कपड़ों का। 6 दिन नहाए नहीं पहले तो मैं, 6 दिन घर, मतलब पहले बार 6 दिन नहीं गया मैं घर पे। बुरा हाल मेरा पसीने से, और कपड़े मेरे भरे हुए, मैं बता नहीं सकता आपको। खाना खाने को दिल ना करे। और आफ्टर ऑल जब 1.25 महीना निकल गया, सब कुछ शांत हो गया, और मैं वहीं शमशान की घाट के बाहर बैठा था और मैं बेहोश हो गया। मेरे साथी मुझे यहाँ जैन न्यूरो सेंटर में लेके गए। तो मेरी शुगर 400 से ज़्यादा थी, मेरा बीपी 200 से ज़्यादा था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 400 था। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब मैं आराम करने वाला नहीं हूँ, मुझे फिट कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा ना आपने दवाई खाई, ना आपने खाना खाया, ना आपने रेस्ट किया, आप ठीक कैसे हो सकते हैं। खैर मैं 2 दिन रहा, लेकिन मुझे परमात्मा ने फिर ठीक कर दिया। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं यही दुआ करता हूँ कि परमात्मा तीसरा दौर ना आए। लेकिन हम, चाहे पहला दौर था चाहे दूसरा दौर था, खतरनाक वाला, क्योंकि पहली बार 1362 के करीब ने डेड बॉडी उठाई 7 महीने में, और इस बार तो 1.25 महीने में 2300-2400 बॉडी उठा दी हमने और जला दी। और इसमें 500 से ज़्यादा वो डेड बॉडी थी जो हम घरों से लाए हैं, जो घरों में क्वारंटाइन थे, मर गए। मुझे कोई लंदन से फोन आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है कि हमारे रिश्तेदार पड़े हैं जी, घर में कोई उठाने वाला नहीं है। हम जाते थे, उनको सैनिटाइज करते थे, ला के उनका संस्कार कराते थे विधिवत, उनको लाइव भी दिखा देते थे। ये एक ही तमन्ना है बस, परमात्मा देश की सेवा में लगाए रखे। 25 साल से कर रहे थे, अब नहीं करते तो हमें देश कभी नहीं माफ़ करता, मानवता कभी माफ़ ना करती। यही दुआ करते हैं कि अभी मरे भी तो देश के लिए मरें, और दोबारा जन्म भी लें तो अपने देश के अंदर लें, हिंदुस्तान के अंदर लें। इसी दिल के अंदर तमन्ना है। एक तो होता है कि मेरे साथ कोई हादसा बीता है तो लोग बड़े सरप्राइज होंगे, यार कैसे हुआ, क्यों हुआ। यहाँ तो सबके सामने है भाई। सड़कों पे लोग पड़े थे, अस्पतालों के बाहर पड़े थे लोग, शमशान के बाहर पड़े थे। एक दिन में 2-2, 3-3 लाशें ऐसी थी शमशान घाट के बाद, जो छोड़ के लोग चले जाते थे। हम सोचते थे अभी कोई आएगा, अभी कोई आता नहीं था कोई। आफ्टर ऑल शाम को हम पुलिस को सूचित करके फ़ोटो खींच के उनका संस्कार कर देते थे। क्या करें फिर भाई, अगले दिन की भी तैयारी करनी है। कितनी मौतें हुई हैं यार, कोई हिसाब ही नहीं है। तो
मैं तो हैरान हूँ। और इस शमशान घाट में कभी 2 या 3 से ज़्यादा बॉडी नहीं आती थी कभी भी। 20 साल से मैं चला रहा हूँ इसको। लेकिन मैं इसमें अपने जो हमारे ईस्ट दिल्ली EDMC है, इसके कमिश्नर की भी दाद दूंगा कि उन्होंने मैंने कहा जी 7 वाला ग्राउंड खाली पड़ा है, मैं इसमें लाशें जलाऊंगा। कहते जलाओ शंटी जी। उन्होंने फटाफट प्लेटफॉर्म बनवा दिए, जो मैंने कहा जैसा कहा उन्होंने इंतजाम करा दिया। अब CNG की 2 मशीनें भी अप्रूव करा दी। और हमने उस मैदान के अंदर कितने संस्कार कराए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। दिन रात लकड़ी पूरी दिल्ली में नहीं थी। मैंने एक अपील डाली फेसबुक पे, हमारे यहाँ 400 टन लकड़ी आ गई और आज भी 200 टन लकड़ी पड़ी है। मैंने कहा किसी को लकड़ी के लिए, पैसे के लिए तंग नहीं होना पड़ेगा। पता ही नहीं 1000 से ज़्यादा संस्कार फ्री में करा दिए मैंने। जो आता लेते जाओ लकड़ी। यार तुम्हारा परिवार उजड़ गया ना। जितेंद्र सिंह शंटी, शहीद भगत सिंह सेवा दल, जो कर सकता करवाओ आप। जो चाहिए हमसे लो आप। सामग्री चाहिए, लकड़ी चाहिए, घर जाना है। ये पहला शमशान घाट होगा सीमापुरी जहाँ पे लोग आते थे, उनको पानी भी मिलता था, नींबू पानी भी मिलता था, दोपहर को लंच भी मिलता था, भजन भी लगे हुए थे, पंखे भी लगवा दिए गए, बाहर टेंट भी लगवा दिए गए, कुर्सियाँ भी लगवा दी गई। सारे इंतजाम। घर से डेड बॉडी लाने के लिए एम्बुलेंस फ्री, शववाहन फ्री। जब लोग 30-30 हज़ार रुपये ले रहे थे उस समय हमने फ्री गाड़ियाँ, 18 गाड़ियाँ हमारी इसी काम पे लगी हुई थी। क्या कोरोना के इस लहर में आपने, क्योंकि घरों से भी लाशें आपने उठाई हैं, ताकि आपने संस्कार कराया, क्या आपने कोरोना के दूसरे लहर में रिश्ते और मानवता को शर्मसार होते हुए देखा? सरेआम एक घर में गया, पत्नी खड़ी है लास्ट वाले रूम में, पति पड़ा हुआ पहले रूम में। आगे नहीं बढ़ी वो, वहीं से हमको कह रही है वहां चादर ले लो, वहां ऐसे कर लो। आगे नहीं बढ़ी। बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। और इससे ज़्यादा जलालत क्या होगी कि जब उन्होंने डेड बॉडी उठा ली तो एक बच्चा आगे कहता है मुझे पिता का एक बार दर्शन करने हैं, और दर्शन करने के बहाने पापा की हीरे की अंगूठी उतार के लेके आओ। इससे ज़्यादा और क्या जलालत होगी? इससे ज़्यादा जलालत नहीं होगी। और ये गुरबाणी में लिखा हुआ है 550 साल पहले, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से हो ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। चाहे रिश्तेदार है चाहे परिवार है, सब अपने सुखों को लगे हुए हैं। किसी को मकान चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, बाप नहीं चाहिए किसी को भी। और कमाने वाला गया, ना भाई ने हाथ लगाया, ना बच्चों ने हाथ लगाया, ना बीवी ने हाथ लगाया। और 1000 से ज़्यादा डेड बॉडी की अस्थियाँ हमारे यहाँ पड़ी थी, तो लेने नहीं आए लोग। उनको अस्थियों से भी प्यार नहीं था। और अभी 4 दिन पहले हमने फिर एक अपनी एम्बुलेंस में ले जाके उसको गंगा जी में प्रवाहित किया है। इससे ज़्यादा रिश्तों में और दरार कहाँ से आएगी? बहुत बुरा। देखिए, मैं लोगों को एक एडवाइस दूंगा, देशवासियों, बिजली नहीं आती, आपने इन्वर्टर का इंतजाम रखा हुआ है। पानी अच्छा नहीं आता, आपने RO लगा लिए। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगा लिए, सिक्योरिटी गार्ड रख लिए। तैयार हो जाइए। इस बार के हादसे से सीख ले लीजिए कि हम करोड़ों रुपए के घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए के। आज दिल्ली में एक फ्लोर 5-5 करोड़ का है जी। एक कमरा उसमें ऐसा भी बना दीजिए जिसके अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, कंसंट्रेटेड हो, वेंटिलेटर हो, बेड हो, ECG मशीन हो। ये सारे सामान 1-2 लाख रुपए में आ जाएंगे। और जो 5-5, 10-10 कारें मेंटेन कर सकते हैं, एक आप एम्बुलेंस भी ले लें। सारे अपने घरों में नहीं रख सकते एम्बुलेंस, कम्युनिटी बेस पे ले लें। एक मोहल्ला है, गली है, 10 घर है, 15 घर है, एक एम्बुलेंस ले लें। करना ही पड़ेगा आपको, और कुछ चारा नहीं है। जापान के अंदर भूचाल बहुत आते थे, उन्होंने कंपलसरी कर दी 2 चीज़ें। एक तो मकान लकड़ी के बनेंगे ताकि नुकसान ना हो, दूसरा हर घर के अंदर डिजास्टर की किट होगी ब्रीफ केस में, उसमें हर वो सामान। क्योंकि जब भी कोई बड़ा डिजास्टर आता है तो 48 से 72 घंटे जो पहले खतरनाक होते हैं, उसके बाद तो रेस्क्यू हो जाता है। उस 72 घंटे तक कैसे जिंदा रहना है, इसलिए उन्होंने एक ब्रीफ केस टाइप बना दिया। ये चीज़ें, खाने की चीज़ें, मोबाइल की बैटरी, हथौड़ा, वॉकी टॉकी, डायरी, सबकी फ़ोन नंबर की सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी, पानी की बोतलें। ये ऐसे ही हमको करना ही पड़ेगा।
आपको सेल्फ मेड बनना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फर्स्ट एड की। और एक बात और बताता हूँ, बहुत मज़ेदार। दिल्ली में जो लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरे हैं और जो मिलने के बाद भी मरे हैं, हमको ट्रेनिंग ही नहीं है उसकी। अच्छे भले व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाने की ट्रेनिंग नहीं है, तो एक आम साधारण परिवार कैसे लगा लेगा जी? इसके लिए भी तैयार हो जाइए, आप फर्स्ट एड का कोर्स करिए। अब कई लोग तो इसलिए मर गए कि ऑक्सीजन तो लगाई, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ पानी की बोतल नहीं लगाई, वो सूखी ऑक्सीजन अंदर चलेगी, उससे लंग्स सिकुड़ गए उनके। कई लोगों ने जल्दबाजी में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगा दी, उसने लंग्स ख़राब कर दिए, उनको ब्लैक फंगर हो गया, फंगस हो गया, वो मर गए। तो इसलिए इस चीज़ की भी हमें नॉलेज लेनी चाहिए कि रेस्क्यू कैसे करना है, फर्स्ट एड कैसे करना है, और किसी की जान कैसे बचानी है, अपने परिवार की जान कैसे बचानी है। आज घरों के अंदर कहीं में तो चादर ही नहीं मिली डेड बॉडी लपेटने की। हमने मोर्ची बैग बनवाए, फिर जिप लगवा के फटाफट हज़ारों, और जैसे ही हमें डेड बॉडी की पता लगती थी, हम जाके बॉडी को सैनिटाइज करके मोर्ची बैग में पैक करके लेके आते थे। ऐसी जानकारी देनी चाहिए ना हमको, समाज को। क्यों नहीं देनी चाहिए? कम्युनिटी बेस देनी चाहिए हमको। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, सब बच्चों की होनी चाहिए, नौजवानों की होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, क्लबों में होनी चाहिए, धार्मिक स्थानों में होनी चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए, कॉलेजेस में होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। ये मेरा कहना है। दैट्स ऑल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।